स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य का आंतरिक पढ़ा हमने, विकिरण मेखला, संवहनीय मेखला, केंद्र हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। इसका वायुमंडल जाना, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी हमने बहुत अच्छे से इसको समझा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना हमने सब जाना, फोटोस्फीयर, केमोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना, ये भी हमने जाना। आज मेरा है टॉपिक, इसके अंदर हम बात करेंगे सूर्य का भविष्य क्या है। सूर्य का भविष्य, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए वो ये नहीं कहते सूर्य का भविष्य क्या है। सूर्य एक तारा है, तो सूर्य की जो लाइफ है उसके बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, तो मैंने लिखा है फ्यूचर ऑफ सन, सूर्य का भविष्य क्या है। आप हेडिंग इस तरह लिखेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे आप, समझ आना, क्लियर हुआ। देखो बेटा, दिलीप मेहरा और दिलीप मेहरा, कोर्स बढ़ जाएगा तो ज्यादा बेहतर है टेस्ट लेने के लिए। वो भी मैं था, आज भी मैं हूं। कोर्स बढ़ जाएगा तब टेस्ट लेने में ज्यादा मजा है। 2 टॉपिक से 2 पन्नों से टेस्ट दोगे तो तुम्हारे आ जाएंगे 100 में से 100, 90, तो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान बन जाओ, खुश हो जाओगे, वाओ हमने कितना अच्छा पढ़ा। बुधवार के दिन अपनी आपकी काबिलियत दिखाना, जब कोर्स बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्टिव बढ़ जाएंगे, तब बात होगी। तो हमारी वरीयता टेस्ट नहीं होती, पहले क्लासेस होती है। टेस्ट को हम सेकेंडरी पे रखते हैं। ध्यान आ गया? अब इधर ध्यान दो, ठीक है बेटा। तो बात आती है सूर्य का भविष्य क्या है। तो हमने आपको बताया था कि सूर्य का जो भविष्य है, सूर्य की आयु 10 अरब साल है, 10 बिलियन ईयर्स। सूर्य का जो भविष्य है, अगर मैं बात करूं तो सूर्य का जो भविष्य है वो कितना है दोस्तों? 10 अरब साल उसकी आयु। ढंग से समझो, कुछ समझ में नहीं आएगा वरना आप टाइप करना बंद करो। क्लास में क्या बोलते ही रहते हो क्या? अब सुनना मेरी बात। सूर्य का उम्र 10 अरब साल है, 10 बिलियन ईयर एगो। वर्तमान सूरज की जो आयु है हमारे वैज्ञानिकों के साथ 4.7 अरब साल हो चुकी है, अरब साल हो गई है, यानी 4 बिलियन। इसे अगर मैं कहूं तो वर्तमान में सूरज ने अपनी मध्यम अवस्था प्राप्त कर ली है। ओब्वियसली बात है, 10 का आधा 5 होता है, लगभग 5 अरब साल हो चुका है। तो 5 अरब साल, पृथ्वी की 4.6, मतलब सूर्य पृथ्वी लगभग समान है अगर हम देखें तो। और पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से खत्म होगी। सूर्य खत्म होगा तो पृथ्वी भी खत्म होगी, कहां से बच जाएगी पृथ्वी? तो जो सूर्य है उसकी जो आयु है वो मध्यवर्त चल रही है, 10 अरब साल है। तो सूर्य का भविष्य क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस 5 मिनट में खत्म करेंगे इसे। ये हमारा अगर सन है, मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करता हूं, आई नीड अ फ्रेश सन, मुझे एक फ्रेश सन चाहिए। ओके, ये एक सूरज है, सूर्य है ये, ठीक है। अब ये जो हमारा सूरज है यानी सन है, ये हमारा, आप जानते हैं हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है। एक लड़के ने मुझसे, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, न्यूक्लियर फ्यूजन में कंफ्यूजन था, तो आज उसका भी उत्तर इसी में छुपा हुआ है, मुझे पर क्वेश्चन आता है। तो हमारी जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। हीलियम व्हाइट गैस का गुब्बारा होता है जो अंतरिक्ष में धीरे धीरे विलीन हो रही है, ठीक है। जब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है, कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, उस बच्चे का भी कंफ्यूजन था। उसने कहा था तो धरातल पे जब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है तो कैसे कैसे, तो बताना चाहूंगा जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस, उसका पूरा समापन हो रहा है, ये चीज जो मतलब ताप है सूरज का, ये निर्धारित करता है कोर। क्या कर रहा है? कोर, केंद्र। मैंने पहले एक एक स्टेप कराई है, केंद्र है ये कोर, CORE, कोर, जो सूर्य का ताप का निर्धारण कर रहा है, टेम्परेचर जो मेंटेन कर रहा है। किसका मेंटेन कर रहा है? किसका? सूर्य का। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है जो मैं कहूं, तो वो जो है वो निर्धारित कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हाइड्रोजन है ये धीरे 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 क्या हो रही है? खत्म हो रही है। आराम समझिए, सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की जो वजूद है, सूर्य का जो अस्तित्व है,
वो किससे है? उसकी हाइड्रोजन से है। हाइड्रोजन जल रही है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही, न्यूक्लियर फ्यूजन, सूर्य जल रहा है। जब हाइड्रोजन खत्म होगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सूर्य ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ जाएगा तो इसका ये क्वेश्चन आया था आईएएस में 2014 का पेपर जिसने दिया उसे मालूम है, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 शायद है, उठा के देखना। तो ये धीरे धीरे समापन की ओर चल पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब ये जो कोर है, जब इसकी ऊष्मा, जब इसका हाइड्रोजन है, जब ये खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, तो सूर्य का जो आकार है, ध्यान रखना दोस्तों, आकार बढ़ जाएगा क्योंकि हीलियम फैलती है। इसे कहते हैं रेड जाइंट। अगर मैं कहूं तो रक्त दानव भी कहते हैं। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, जब सूर्य की हाइड्रोजन खत्म हो रही होती है, तो 10वीं क्लास 10th क्लास में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि सूरज एक रक्त दानव जैसा दिखाई देता है। अगर मैं कहूं तो रेड जाइंट कह लो या रक्त बामन कह लो, बामन भी कहते हैं हम। तो जैसे जैसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सूर्य का भविष्य 3 अवस्थाओं में छुपा हुआ है। एक है रेड जाइंट, रक्त दानव। दूसरा है, अगर मैं बात करूं तो कृष्ण ब्लैक या कृष्ण बामन। कृष्ण बेवर मत देख देना, ब्लैक होल की बात नहीं कर रहा, कृष्ण बामन है ना, ब्लैक। और दूसरी अवस्था है व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत बामन, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, हम कहते हैं बौना तारा भी कहते हैं। ये 3 है। मैं फिर से इंग्लिश में ही बोलता हूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। रक्त दानव, श्वेत बामन मतलब व्हाइट ड्वार्फ स्टार, DRW ड्वार्फ स्टार, एंड कृष्ण बामन यानी ब्लैक ड्वार्फ स्टार। रेड ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, रेड जाइंट, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ स्टार। ये सूरज 3 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, 1 2 3 से होकर गुजरेगा, ठीक है दोस्तों। अब जब इसका हाइड्रोजन खत्म हो रहा है तो ये इसका किरण दबाव बढ़ जाता है, संकुचन होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार संकुचन होना शुरू हो जाएगा। इसकी जो मिडिल लेयर है, ध्यान रखना, जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर कौन सी थी जो मैंने आपको बताई थी, विकिरण, रेडिएशन बताया था, कोर, रेडिएशन, कन्वेक्टर, रेडिएक्टिव जोन थी, वो परतें टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। ये जो इसकी मिडिल लेयर है, ये भयानक तरीके से टूट जाती है और केंद्र की ओर समाहित होने लग जाती है, टूटती है, बड़ी बुरी तरह टूटती है। सूर्य मतलब एक तारे की बात कर रहा हूं, टूट जाती है, मिडिल लेयर टूटती है और वो केंद्र की ओर जाना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होती है तो मिडिल लेयर का अस्तित्व सबसे पहले खत्म होता है, आप ध्यान रखना, उसका ब्रेक होता है और वो कोर की ओर जाना शुरू हो जाती है। खैर, तो जैसे ही ये इसकी हाइड्रोजन बर्न होगी, हीलियम में कन्वर्ट होगा, तो ये उस अवस्था पर रेड जाइंट बन जाएगा। इसका आकार लाल लाल बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक हमारे कहते हैं, ये 10 अरब साल की बात बता रहा हूं मैं, अगले आने वाले समय में बढ़ जाएगा। अब सूर्य के बाद आप जानते हो बुध और शुक्र ग्रह आते हैं और फिर पृथ्वी आती है। या सुनो, बुध, मैं सारे ग्रह कराऊंगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, समझो। बुध और शुक्र इसकी जद में आ जाएंगे। यानी हमारे नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूरज की हाइड्रोजन समाप्त होने की कगार पे आ जाएगी, वो एक रक्त दानव रूप बना लेगा, तो जो बुध और शुक्र हैं वो उसकी रेंज में आ जाएंगे और रेंज के कारण में बुध और शुक्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक झटके में उसका जो अस्तित्व है, किसका, बुध और शुक्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा एक झटके में, और वो खत्म हो जाएंगे, इसी में जल के खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे होता है लकड़ी का जरा सा घास, सूखी घास का तिनका होता है, वैसे वो खत्म हो जाएंगे, जल के खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी की बात करें, भले पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन जब सूरज की रक्त दानव रेड जाइंट जब प्रोसीजर उसका हो रहा होगा, तो पृथ्वी भी उसे अछूती नहीं रहेगी, बची हुई नहीं रहेगी। और पृथ्वी भी का, पूरी पृथ्वी का हर एक कोना एक आग का गोला बन के रहेगा, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि यहां पर सारी चीजें समाप्त हो चुकी होंगी। एक आग का गोला बन जाएगा हमारी पृथ्वी,
जब सूरज अपनी रेड जाइंट मतलब एक बड़ी अवस्था में आएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली अवस्था ये हो गई, मैं इसके नोट्स भेजूंगा, नोट्स में हमेशा भेज रहा हूं। अब दूसरी अवस्था, जब ये हाइड्रोजन फैलेगी रक्त दानव से, फिर ये सिकुड़ना शुरू होगा और धीरे धीरे ये श्वेत बामन बनेगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ये कन्वर्ट होगा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदलेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जब व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट होगा, कौन? सन, ठीक है। तो हमारे सन पर बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रेविटी के कारण जुड़े रहते हैं, खिंचे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वो फ्री हो जाएंगे। साइंटिस्ट ने एक सीधी सी संज्ञा बोली है कि जब व्हाइट ड्वार्फ की स्थिति होती है तो वहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो बेसिकली ग्रेविटी से फ्री हो जाएंगे। आप ध्यान रखना, प्रोटॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बेसिकली ग्रेविटी से, सन की ग्रेविटी से फ्री हो जाएंगे, मतलब जब वो कोलैप्स होना शुरू होगा। समझ में आ रहा है? और ये फ्री मतलब ये नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वहां पर आंधियां चलना शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गैसेस वहां पे पैदा हो जाएगी, बहने लग जाएगी। यानी सेकंड स्टेज जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार की सेकंड स्टेज है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस स्टेज भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे उसे हम इलेक्ट्रॉन गैस स्टेज भी कहते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन पर गुरुत्वाकर्षण बल के फ्री हो जाना, इलेक्ट्रॉन की आंधियां चलेंगी, स्टॉर्म्स चलेंगे उस समय। क्लियर हो रहा है? अब तीसरी अवस्था, थोड़ा फास्ट करूंगा। तीसरी अवस्था जब आएगी तो कृष्ण वामन बन के रह जाएगा, ठीक है, कृष्ण वामन बन के रह जाएगा। इसमें क्या होगा? जब सारी गैस मतलब अपने अंतरिक्ष में जब विलीन हो जाएगी तो सूर्य का धीरे 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 क्या होगा? वो बिल्कुल विलीन हो जाएगा इन गैसेस में, पात्र में। हमारी जो पृथ्वी है वो ठोस पदार्थ धातुओं से बनी हुई है, ध्यान रखना। सूर्य सिर्फ गैसेस के ऊपर, क्योंकि इतना तापमान है, वो सिर्फ गैसेस अवस्था में है। तो जो तीसरी अवस्था हमारे सूर्य पर आएगी, उस अवस्था में सूर्य अपना पूरी तरीके से अस्तित्व खो चुका होगा। मेरी बात ध्यान सुनना। हमारी चंद्रशेखर सीमा होती है, 1918 और 1928 ने एक चंद्रशेखर सीमा दी है। जब सूर्य का अंत हो जाता है, यानी तारे का अंत हो जाता है, या तो वो खो जाता है, पिंड बन के रह जाता है, खो जाता है, या वो ब्लैक होल बन जाता है, कृष्ण विवर बन जाता है। ब्लैक होल सुना है ना? हमारे मंदाकिनी के बिल्कुल मध्य भुजा के नीचे एक ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल इतने खतरनाक तो नहीं कहूंगा, हमारे लिए तो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? अगर मेरी दृष्टि से देखो, ब्लैक होल संपूर्ण विश्व कहूंगा, विश्व नहीं कहूंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड को आपस में जोड़ के रखे हैं। तो वो एक मृत तारे हैं, डेड स्टार बिकम ब्लैक होल, कृष्ण विवर बन जाते हैं। कौन से? मृत तारे। तो अगर 1.4 चंद्रशेखर सीमा की एक वो होती है मोलर, मैं आगे पढ़ाऊंगा वो भी, ठीक है ना। जब वो खत्म होता है, अगर 1.4 से ज्यादा है उसका मतलब मोलर मास, हम सोलर मास कहते हैं, तो वो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल, और अदरवाइज ये खत्म हो जाता है। तो मृत सूर्य, उसके मास पर डिपेंड करेगा चंद्रशेखर सीमा के अकॉर्डिंग कि क्या वो ब्लैक होल बनेगा या फिर एक मात्र हमेशा अंतरिक्ष में वो विलीन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीन अवस्थाएं हैं जो हमने देखी, रेड जाइंट, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गैसेस व्हाइट ड्वार्फ से शुरू होती है, रेड जाइंट में बुध, शुक्र, पृथ्वी का समापन हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हमारा आता है सेकंड टॉपिक, मैं इसको आपको दे दूंगा, सौर वर्ष, क्या हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया जो पढ़ाया मैंने आपको अभी? सौर वर्ष, सौर वर्ष क्या होता है जी? ये समझ में आया? मुझे आपका रिप्लाई चाहिए सभी का, ठीक है। कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? ध्यान रखो, जब पृथ्वी
1,10,000 किलोमीटर से सूर्य की परिक्रमा करके आती है 365 दिनों में, उसे हम अपना एक वर्ष कहते हैं। ऐसे ही जो सूर्य देवता हैं, आराम समझेगा, अपनी आकाश गंगा हमारी कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी का जब चक्कर लगा के आते हैं, मंदाकिनी मतलब हमारी गैलेक्सी जो है, हमारी जो गैलेक्सी जिसमें हमारा सूरज, हमारे सौर मंडल स्थित है, वो है हमारी मंदाकिनी। तो सूर्य जो हम कहते हैं, पृथ्वी सूर्य से जुड़ी हुई है, सूर्य भी किसी न किसी गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? वो भी जुड़ा हुआ है, वो अपनी आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, मिल्की वे जो हम कहते हैं उसका चक्कर लगा रहा है। समझ में आया? और तो सूर्य को अपनी आकाश गंगा का यानी मंदाकिनी का चक्कर लगाने में लगभग, अगर मैं बात करूं तो 250 मिलियन ईयर लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं दोस्तों? 250 मिलियन ईयर का समय लग जाता है। यानी अगर मैं सीधी बात करूं तो 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? एक सौर वर्ष कहते हैं। एक सौर वर्ष किसे कहते हैं? 25 करोड़ वर्ष अगर मैं अपने अकॉर्डिंग मानूं, सूरज का तो एक होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग मान रहा हूं, सूर्य देवता जी अपनी मंदाकिनी की पूरी परिक्रमा लगभग 250 मिलियन ईयर्स में करके आते हैं, यानी 25 करोड़ वर्ष में करके आते हैं। और इसी को एक सौर वर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, इतना ही, ज्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं सौर परिभ्रमण, सोलर रोटेशंस। बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता, तो वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सौर माफ कीजिएगा, परिभ्रमण, सोलर रोटेशन, सौर परिभ्रमण। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सूर्य देवता है, जैसे हम जानते हैं परिभ्रमण क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही नहीं घूम रही है, और लगभग 24 घंटे में, 24 आवर में 23 घंटे है ना, 56 मिनट कुछ सेकंड में जो ये घूम के आ जाती है, पूरा घूम के, इसे कहते हैं हम रोटेशन ऑफ अर्थ। एक रोटेशन पूरा कवर कर लेती है। पृथ्वी घूमती नहीं घूमती, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात, कैसे हो रही है? सूर्य की परिक्रमा करने के साथ, सूर्य की परिक्रमा करने से तो सीजन, मौसम बदलते हैं, ठंड और गर्म आती है, वो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे से करेंगे। मैं अभी बात कर रहा हूं सन की, तो जब पृथ्वी जब घूमती है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऐसे चल रहा है पश्चिम से पूरब दिशा में, ये अर्थ है, ये ऐसे चलती है पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट, तभी तो सूरज ईस्ट टू वेस्ट आता है। ये जो है अर्थ आपको दिखाई दे रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, तभी तो आपको ये दिखाई देता है, या सुनो। तो ऐसे ही सोलर जो रोटेशन है, सौर परिभ्रमण, वो भी होता है। सूरज भी अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, सूर्य देवता भी अपने ही अक्ष पर घूम रहे हैं। गुप्ता जी, फोकस करो पढ़ाई पर, फोकस करो पढ़ाई पर। 10 करोड़ ना बोल के हमने 10 अरब साल बोला है, 10 अरब साल बोला है। फोकस करो पढ़ाई पे। बीच बाच में 10 काम करते हो, अगर हम एक काम करेंगे तो कभी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही कंफ्यूजन बना रहेगा। एक समय पे एक ही काम करो। 10 अरब साल बोला है, 10 करोड़ और 10 अरब में जमीन आसमान का अंतर होता है। समझ में आया? जी हाँ, उस बच्चे ने लिखा भी है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो जब हम सोलर रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, आपने लिख दिया होगा, ठीक है, उनको क्लियर हो गया। तो पृथ्वी का एक दिन, आराम समझें, पृथ्वी जो घूम रही है, ये पृथ्वी है, 24 घंटे में घूम के आ जाती है, हाँ या ना? सूरज जो अपना खुद की एक्सिस पर, धुरी पर जो घूम रहा है, सूरज को परिभ्रमण करने में अपना एक, अगर चक्कर में बात करूं तो ये सूरज है, उसके भी उत्तरी दो गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्ध है, ये उसकी भी भूमध्य रेखा है,
सूरज की भी तो भूमध्य रेखा मतलब क्या होता है? मध्य रेखा, जो दोनों ध्रुवों को काटती। क्यों भैया, वहां पे ग्रेविटी है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होंगे ही होंगे। जब ग्रेविटी है तो उसकी भूमध्य रेखा भी होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, मैं इसकी बात करता हूं, ये सन की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। तो पृथ्वी तो घूम के आ जाती है 24 घंटे में, दिन और रात, ठीक है। सूर्य का जो अपने ही धुरी पर जो रोटेशन होता है वो होता है 25.8 दिन का। ये घंटे मान लेना, मैं पृथ्वी के अकॉर्डिंग, हम क्या पृथ्वी के दिनों के हिसाब से अन्य ग्रहों के, सूर्य के हम कंसिडर करते हैं। यानी पृथ्वी के जब लगभग 25 दिन, 26 दिन लगभग जब पूरे हो जाएंगे, 24 तब सूरज का एक रोटेशन कंप्लीट होता है। सूरज एक चक्कर घूम के लगाता है कितने दिन में? पृथ्वी के अकॉर्डिंग 25.8 दिनों में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रोटेशन ऑफ सन। अब आप अच्छे से जानते हो ये हमारी पृथ्वी है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको मालूम है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री। सच्चाई तो यह है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री नहीं झुकी है। सच्चाई यह है कि पृथ्वी का ये जो 23.5 डिग्री है ये एक औसत है, इट्स अ एवरेज। पृथ्वी जब परिक्रमा कर रही है 1,10,000 किलोमीटर की गति से चल रही है, खुद जो घूम रही है उसकी गति है 1453 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कहीं जाके पृथ्वी सूरज की 24 घंटे में परिक्रमा खुद घूम के अपनी परिक्रमा कर घूम लेती है। तो कोई भी चीज एक निश्चित बिंदु पे नहीं रह सकती। इसका जो फ्लो रहता है वो थोड़ा सा पृथ्वी का 22.3 से लेकर 24.25 मान लो, चलो इसके बीच रहता है। यानी पृथ्वी जो ऐसे घूम रही है, देखो खुद भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। अब खुद भी घूम रही है और सूरज का चक्कर भी लगा रही है, हाँ या ना? एपिथेलियल में लगा रही है, ऐसे लगा रही है, एकदम नहीं लगाती, अंडा ऐसे लगा रही है, ऐसे ऐसे। तो इतनी में एग्जैक्टली 23.5 डिग्री पर कवर करना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। हम पढ़ते हैं 23.5 डिग्री, अर्थात वो एक औसत झुकाव मानते हैं, इट्स एवरेज जो हम घुमाई मानते हैं। कितना है? 22.5 से लेके 24.2 के बीच में है। तो औसत मान लिया, पृथ्वी अपने धुरी पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। समझ में आया? मैं पृथ्वी को नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं ऐसे ही सूरज भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है। एक बड़ी पृथ्वी ले लो, ये भी झुके हुए हैं अपनी उसी पे एक्सिस पे, एक्सिस पे, अक्ष पे झुके हुए हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं झुके हुए। ये कितने झुके हुए हैं? 7 डिग्री, 7 डिग्री। तो आप याद रखिएगा, सूरज को भूमध्य रेखा से अगर देखा जाए तो 25.8 दिन का समय लगता है अपना परिभ्रमण रोटेशन करने में, और सूरज 60 डिग्री, थोड़ा सा इधर होके 60 डिग्री पर अपने ही अक्ष पे झुकाव रखता है। 7 डिग्री पर अपने ही अक्ष पर झुकाव रखता है। क्लियर है? समझ में आया? आई नीड योर रिप्लाई। समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ये तो बता दो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यस और नो? अलग अलग दूरी होगी, ध्यान रखना। ये इसके जो विकिरण मेखला है उसका रोटेशन घूमना अलग हो जाएगा, जो अंदर की मेखला उसकी भी दूरी, क्योंकि मैंने सिर्फ भूमध्य रेखा बताया है 25.8। समझ में आया? और ये गति घूमने की बिंदुओं पे ज्यादा होती है। चलिए ठीक है, मैं आपको बहुत डीप चीज बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूं और इसी प्रकार से स्टडी की जाती है। अब आता है हमारा अगला बिंदु। अगला बिंदु अगर मैं बात करूं, ओके, अगला बिंदु की अगर मैं बात करूं, मैं कंटिन्यूसली आपको देख रहा हूं, आप आराम समझते चलो, नोट्स मिल जाएंगे आपको, लर्न करना इजी हो जाता है। अब आता है सौर कलंक। सौर कलंक, सन स्पॉट, मैंने पढ़ाया था ना, सन स्पॉट, ठीक है। अब ये सौर कलंक क्या होते हैं? क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया है।
ये सौर कलंक होते क्या है? ध्यान रखो, ये हमारा सूरज है, ठीक है। सूरज एक ऊर्जा का स्रोत है। जिस क्षेत्र में मैं अगर बात करूं, चलो और मैं एक एक सिस्टमैटिक बात करता हूं। जिस क्षेत्र, ये गर्मी है, ये पूरा गर्मी फैली हुई है। सौर कलंक वहां दिखाई देते हैं, यहां पर अपनी बगल की सतह से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस जहां पर तापमान कम होगा, टेम्परेचर यहां पर कम होगा, उसे हम कहेंगे, वहां पर क्या होगा, यहां बहुत रोशनी दिखाई दे रही होगी और यहां तापमान कम है, मतलब वो वहां पे हमें काला काला धब्बा दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करूं 1500 डिग्री सेल्सियस यहां पर कम होगा, वहां पे काला काला दिखाई दे रहा होगा। यहां अगल बगल की अगर कंपैरिजन करें, जैसे आप पीला कलर लो, उस पे हम थोड़ा सा भी डार्क पीला रख दें तो आपको वो धब्बे जैसा दिखाई देगा। सेम वैसे ही सूर्य पर बहुत ज्यादा गर्मी है और जहां जिस क्षेत्र का उसका 1500 डिग्री तापमान कम होता है, उसी क्षेत्र को हम सौर कलंक यानी सन स्पॉट के रूप में देखते हैं। सन स्पॉट के रूप में देखते हैं। अब दोस्तों ये आता है कि ये सौर जो कलंक हैं, ये कब उत्पन्न होते हैं? एक बच्चे से, मेरी क्लास में एक बच्चा आया था, मैं उसका नाम तो ही लूंगा, मुझसे उसने वो फिजिक्स से था, हमारे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको याद होगा उसका। तो उसने फिजिक्स एमएससी था, वो पढ़ा रहा था कहीं पे, टीआईटी कॉलेज है भोपाल में, वहां पढ़ाता था, शायद टीआईटी फैटी में पढ़ाता था या कहीं पढ़ा रहा था वो। तो इसी बात पे उससे मेरी डिस्कशन हुआ था, करीब 2-3 घंटे डिस्कशन हुआ था। खैर, मैं बताता हूं क्या चीज पे डिस्कशन हुआ था, पहले हम ये समझते हैं। तो 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान जहां पर कम होगा, वहीं पे सौर कलंक या सन स्पॉट दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये क्षेत्र कहां पर होता है? सूर्य तो बहुत बड़ा है, ये क्षेत्र कहां पर होता है? ये क्षेत्र ज्यादातर भूमध्य रेखा 0 डिग्री अगर मानते हैं, ये होता है 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के मध्य में। ये जो होता है 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के मध्य में सन स्पॉट की उत्पत्ति होती है। आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन था कि सूर्य में कितने डिग्री के मध्य में हमारे सौर कलंक देखे जाते हैं जब हम दूरबीन से देखते हैं, टेलीस्कोप देखते हैं। तो आप याद रखिएगा 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के मध्य में ये सौर कलंक दिखाई देते हैं। अर्थात यहां पर कई जगह ऐसी दिखाई होती है यहां पे 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान कुछ स्थान का कम होता है और बाकी स्थान का ज्यादा रहता है, सीधा 5 to 40 डिग्री। और ये 5 to 40 कहां पे? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों जगह 5 डिग्री 40 डिग्री। पृथ्वी पर भी ऐसा होता है, वहां कलंक नहीं होते, प्रकाश की उत्पत्ति होता है। आपने सुना होगा बोरेलिस जो दिखाते हैं, अरोरा, आपने सुना होगा अरोरा जो प्रकाश उत्पत्ति होती है, कितने अक्षांश पे होती है। खैर, बहुत चीजें हैं। ज्योग्राफी ऐसा नहीं कि हमने 4-5 याद कर, नदी और नाले याद कर लिए, पेड़ याद कर लिए, वनस्पति याद कर ली, तो ज्योग्राफी खत्म हो गई, तो वो उसी के हिसाब से रह जाते हो। राजधानी तुम्हारी नॉलेज राजधानी तक रह जाती है। इट्स अ सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में अगर ऑप्शनल में या कहीं पे भी मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं तो हर कॉन्सेप्ट की जड़ तक आपको पहुंचना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या 5 to 40, 5 to 40, ठीक है। अब ऐसी स्थिति अगर देखा जाए जो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होना, ज्यादा होना, ये ऐसी स्थिति कब होती है? ये क्वेश्चन तो आप ही एमपीपीएससी में आया है। 11.1 वर्ष में पृथ्वी के अनुसार 11.1 11.1 वर्ष में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लगभग 11 साल में ये सौर कलंक हमें देखने को मिलते हैं, सनस्पॉट देखने को मिलते हैं। ये आप याद रखना, क्लियर है ना? 11 जो वर्ष होता है लगभग, तो वो एक सौर कलंक का, अगर मैं बात करूं, सौर का जीवन काल जो होता है वो कब आता है? 11 में। अब ये कितनी देर तक रहता है ये ऐसी स्थिति? 11.1 वर्ष में ये पैदा होते हैं
लेकिन इनकी जिंदगी कितनी होती है? ऐसा ये काले धब्बे कब कब दिखाई देते हैं, कितनी टाइम तक दिखाई देते हैं? तो बताना चाहूंगा, ये जो सन स्पॉट हैं, ये कुछ घंटों, कुछ आवर से लेकर कुछ मंथ, कुछ माह तक इनकी जिंदगी होती है। ये जो ब्लैक स्पॉट हैं, कुछ घंटों में भी खत्म हो जाएंगे बन के, दिखाई देके, या फिर कुछ महीनों तक भी रहते हैं। लेकिन ये स्थिति कब तक आती है? 11.1 वर्ष में आती है। हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्यों जान रहे हैं? क्यों? इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इनका संबंध सीधा सीधा पृथ्वी से है। कैसे है मैं बताऊंगा। तो ये हमारी सीधी सीधी स्थिति होती है, ठीक है। 11.1 ईयर्स में इसकी स्थिति होती है। अब दोस्तों याद रखना, ये जो हमारे सन स्पॉट हैं, जो हमारे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ये किसके समूह में होते हैं? ये हमारे समूह में होते हैं 20 से लेकर 100 तक। ये एक समूह होता है, इनका एक ग्रुप होता है। एक आध नहीं दिखाई देता, कहीं 20 स्पॉट दिखाई देंगे, कहीं 100 स्पॉट दिखाई देंगे। तो लगभग ये 20 से लेकर 100 तक के समूह में होता है। मतलब ऐसे 20 से 100 कम तापमान, 1500 डिग्री सेल्सियस कम तापमान वाला क्षेत्र कह सकते हो, तो गलत नहीं होगा। अब बात आती है, हम जैसे गॉस और टेस्ला पढ़ते हैं, जब मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, हम चुंबक की बात करते हैं भौतिकी में, तो इसका जो चुंबकीय, ये जो सन स्पॉट हैं, इनका जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, ग्रेविटी, वो लगभग 4000 गॉस तक होता है। 1000 से 4000, अगर मैं 100 से लिख लो, 100 से 4000 गॉस, मतलब हम एक वो एक ये यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र को मापन हम जिससे करते हैं, टेस्ला गॉस एक यूनिट होती है दोस्तों, इनको मापन प्रक्रिया होती है। तो हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि 100 से लेकर 4000 गॉस तक का इनका चुंबकीय क्षेत्र होता है, इन सौर कलंक का, सौर सन स्पॉट का। ये बहुत ताकतवर होता है, 4000 गॉस बहुत ताकतवर होता है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज का। अब बात आता है पृथ्वी से इसकी क्या मतलब इफेक्ट है। तो दोस्तों याद रखना, जब ये सौर कलंक की उत्पत्ति होती है, सन स्पॉट की उत्पत्ति होती है, आईएएस क्वेश्चन, सीधा सीधा यूपीएससी क्वेश्चन, तो हमारे आपने सुना होगा एमपीपीएससी में आ जाते हैं अल नीनो, ला नीनो। तो बच्चे जानते हैं सूखा पड़ता, बच्चे यही पे अटके रहते हैं, अल नीनो से सूखा पड़ेगा, ला नीनो से हरा भरा हो जाएगा, पता नहीं क्या ऐसी वो जानो क्यों 70.5 दशमलव जो स्थान है डिग्री से ला नीनो अल नीनो की उत्पत्ति का प्रारंभ होता है। ये एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। तो जब ये सौर कलंक की उत्पत्ति होती है, तो पृथ्वी पर अल नीनो की घटना होती है। क्या होती है मैं समुद्र जल धाराएं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अल नीनो की घटना होती है। सौर कलंक जब उत्पत्ति होती है, तो पृथ्वी पर अल नीनो की घटना घटित होती है। जब सौर कलंक की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना, यह है सौर कलंक। मानो ये तो सूरज है, ये रहा मेरा सौर कलंक, इसका जो बीच का क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र, इसे कहते हैं अम्बरा, अम्बरा। और जो इसका कोने का क्षेत्र है, उसे कहते हैं पेनम्बरा। इसी पे मेरा उससे बहुत डिस्कशन हुआ था। उसने बताया था मून के अकॉर्डिंग जो शैडो आती है पृथ्वी पर, उसे कहते हैं अम्बरा और पेनम्बरा। तो बताना चाहूंगा, यह स्थिति हर जगह होती है, यहाँ पे एक छाया का चित्र बनता है। तो सूरज पे भी, जैसे तुम्हें याद होगा ये चीज जब अपन ने किया था, तो ये जो मध्य का हिस्सा कहलाता है सौर कलंक का, उसे कहते हैं अम्बरा, और जो साइड का हिस्सा कहलाता है उसे कहते हैं पेनम्बरा। तो अल नीनो, अम्बरा, पेनम्बरा की घटना घटित होना। हाँ, एक और क्वेश्चन, और क्या हो रहा है? बस सर अल नीनो हो रहा है, उत्तरी अमेरिका के ऊपर चलने वाली। देखो सुनो, जो मैं लेक्चर लेता हूं ना, उसमें कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन छुपे होते हैं। ये देखो, ये है हमारा एशिया, ये भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ध्रुव, अंटार्कटिका, ये रही बैरन संधि। जब ये हम समझा देंगे तुम्हें,
तुम महाद्वीप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। पेंसिल्वानिया, यहां से जो टाइकून चलता है होके इधर अटलांटिका में खत्म हो जाता है, ये अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर, रॉकी, एंडेज, ये घूम के आ गए, दक्षिण सागर विवाद। अभी मैं आपको महाद्वीप, पृथ्वी पे मैं अभी आया नहीं, जब पृथ्वी पे उतरेंगे ना अपन तो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा, कैनेडियन शील्ड कहलाती है, ये कैनेडियन शील्ड कहलाती है, पेंसिल्वानिया क्षेत्र कहलाता है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, यहां जेट प्रवाह चलती है 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर। जेट प्रवाह मतलब एक तेज वायु का झोंका। जेट प्रवाह हम वायु धारा में कराएंगे, अभी तो मैं सिर्फ सन से इफेक्ट बता रहा हूं। तो यहां पे चलती है जेट प्रवाह, चलती है जेट प्रवाह। तो इससे जो ऊपर सन स्पॉट आ रहा है, उससे ये जेट जो प्रवाह है, वायु है, वो भी प्रभावित हो जाती है। और उसके प्रभावित होने से उत्तरी अमेरिका का मौसम में काफी जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। इवन समस्त पृथ्वी पर तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो सन स्पॉट होते हैं ना, सौर कलंक होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वैज्ञानिकों की दृष्टि से, पृथ्वी के लिए, हमारे लिए, तो उसे निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मुझे अब आज्ञा दीजिए, 1 घंटा होने को आ गया। समझ में आया? पहले मुझे अपना फीडबैक दीजिए, समझ में आया जो मैं, ओके जश, समझ में आया जो मैं आपको ये समझाया? हमने पहले चर्चा करी सूर्य की भविष्य क्या है, सूर्य का भविष्य अंधकार में है या उदयमान है। अभी तो बहुत उजियाला भविष्य है। 3 अवस्थाएं पड़ी, रेड, व्हाइट, ब्लैक ड्रॉफ। उसके बाद सोलर मास, जो हमने सोलर ईयर, कॉस्मिक ईयर पढ़ा, ब्रह्मांड वर्ष जिसे कहते हैं, वो हमने जाना। फिर उसका रोटेशन जाना 25.8। फिर हमने जाना कि ये उसकी विषुवतीय गति पे क्या होता है। फिर हमने जाना वो अपनी दूरी पर भी 60 डिग्री झुका हुआ है। फिर हमने जाना सौर कलंक, ये 5 से 40 डिग्री के मध्य में होते हैं। ये कहां से होते हैं बेटा? 5 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य में होते हैं। ये कैसे बनते हैं? जिस स्थान का 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, वहां पे इनकी उत्पत्ति हो जाएगी, ये देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा कि पृथ्वी किस प्रकार इफेक्टेड हो रही है, अल नीनो, उत्तरी अमेरिका को चलने वाली मतलब जेट प्रवाह, और उसके अलावा अम्बरा और पेनम्बरा की घटना भी सूर्य कलंक पर घटित होती है। जो पढ़ाया है रात के 2 बजे, 1-2 बजे तक नोट्स में भेज दूंगा। जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, मतलब, और उन्हें तुरंत याद करना। इंग्लिश हिंदी मीडियम में मैं आपको सारे दे दूंगा नोट्स। दूसरा, अब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे आप ये लिख के भेजें, सर आई एम रेडी फॉर टेस्ट। तो मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, मैं उनके संग क्यों, उनको मैं अपने संग खींचूंगा जिनका सिविल सर्विस से लेना देना ही नहीं है। मैं उन्हें क्यों खींचूंगा? क्योंकि ये चीजें उनके लिए तो बेकार है, सच बता रहा हूं, ये उनके लिए बिल्कुल बेकार है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, ये बहुत डीप डेटा मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं, बहुत डीप कॉन्सेप्ट मैं आपके संग क्लियर कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो चलिए फिर हम कल, दिलीप यहां पर नहीं, फिर तुमने नहीं सुना, व्हाट्सअप करना है 7400 501 501 पर। ये तो चैट है, खत्म हो जाएगी क्लास बंद होते ही। थैंक यू सो मच। हाँ, अदर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का बैच शुरू होने वाला है 5 मिनट से। फिजिक्स आ जाओ, जो हमारा कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं।